बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हम अपने प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमानों में डॉक्टर नदीम मेमन शामिल हैं, जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साद शफ़क़त जो आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के और हेड ऑफ़ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर साद शफ़क़त का ख़ास मौजू भी हाफ़ज़े की बीमारी है। आज हमने अपने मेहमानों को दावत दी है इस हवाले से कि हमारे नादरीन को और डॉक्टर्स को इस बात के बारे में ब्रीफ़ करें कि ये जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी होती है और इसकी बीमारी डिमेंशिया, इसकी क्या अलामात होती हैं और किन अलामात के ज़रिए इसको पहचाना जा सकता है। इन अलामात को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत एक आम शिकायत है और बहुत सारे लोग इस शिकायत को करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डिमेंशिया की बीमारी है या नहीं है? तो हम डॉक्टर साद शफ़क़त से शुरू करते हैं कि इसकी क्या अलामात होती हैं कि जिससे एक डॉक्टर को या मरीज़ को या फैमिली को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कोई बीमारी है कि जिसका हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जिसके लिए इलाज कराना चाहिए। जी डॉक्टर वासे, आप ने बिल्कुल बहुत अहम सवाल है ये अलामात का, और चूँकि अलामात ऐसी हैं जो कि काफ़ी मुख्तलिफ़ वजूहात से हो सकती हैं। सरफ़हरिस्त है याददाश्त की कमज़ोरी, और जो टेक्निकल डेफिनेशन है इस बीमारी की, हाफ़ज़े की कमज़ोरी की, जिसको हम लोग डिमेंशिया भी कहते हैं, तो टेक्निकल डेफिनेशन में हाफ़ज़े की कमज़ोरी, उसके साथ साथ अपना ख्याल करना, उसमें खलल आना, जैसे कि आप अपने अफेयर्स हैंडल नहीं कर पा रहे, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोताही हो रही है, घर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की नाम पहचान नहीं रहे, लोगों की शक्लें पहचान नहीं रहे, नाम याद नहीं रह रहे, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उसमें फिर हम लोगों को ख़तरा होता है कि इंसान को डिमेंशिया नहीं है कि नहीं है। अच्छा, हाफ़ज़े की कमज़ोरी बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत आम चीज़ है और हर कोई ये शिकायत कर रहा होता है कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है। तो जो कि ज़्यादातर शिकायत होती है हाफ़ज़े की कमज़ोरी की, वो डिमेंशिया नहीं होती। वो या तो इंसान की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, हालांकि इंसान नॉर्मल होता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि भाई अपनी जो भी मेंटल परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड कर ले। तो एक तो ये, दूसरा ये कि कभी डिप्रेशन अगर हो, नफसियाती बोझ हो, मायूसी हो, उससे भी हाफ़ज़े की कमज़ोरी आ सकती है। जो बीमारी वाली हाफ़ज़े की कमज़ोरी है वो मेरे ख़्याल से 5-10% केसेस में होती है, और उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपकी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसमें हाफ़ज़े की प्रॉब्लम से खलल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि घर वाले इस शिकायत के साथ मरीज़ को लेकर आते हैं कि जिसमें हाफ़ज़ा उस शिकायत में शामिल नहीं होता है, बल्कि उनकी शिकायत ये होती है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़िद्दी हो गए हैं, उनको वहमी हो गए हैं, या लोग कहते हैं सिठिया गए हैं, या इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स का भी इस बीमारी से कोई ताल्लुक़ है, या हाफ़ज़े की कमज़ोरी कोई ऐसी लाजमी कंप्लेन है कि जिसके बग़ैर इसकी तशख़ीस नहीं हो सकती? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और इसका डायरेक्ट इसके साथ वास्ता है। जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी, जो कि भले घर वालों को नोटिस में ना आए और दूसरी अलामतें घर वालों को सामने आ जाएं, ये तो डायग्नोस्टिक ऑफ डिमेंशिया होता है। अक्सर डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस या भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, अगर पेशेंट ख़ुद नोटिस करे और अगर आपके पास दिखाने के लिए आ जाए, तो अक्सर डिमेंशिया नहीं होता, वो कई और प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन हो सकती है, या कुछ एसोसिएटेड और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसके साथ उसका एसोसिएशन है। जो घर वाले जो लेके आते हैं, अक्सर वो डिमेंशिया ही होता है। यानी वो इतना बढ़ चुका होता है कि लोग जी अपने बारे में बता नहीं पा रहे होते। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के पास ये लोग शिकायत लेके आते हैं, हमारे जीपीज़ हैं जो हमारे व्यूअर्स भी हैं, और ये सवाल ज़ाहिर सबसे अहम है कि एक डॉक्टर के पास अगर एक फ़र्द आए कि जी मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, या घर वाले बताएं कि जी वालिद साहब का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, तो उस सूरत में डॉक्टर को क्या करना चाहिए? क्या टेस्ट करना चाहिए? क्या सवालात पूछने चाहिए कि जिसके ज़रिए ये कन्फर्म हो जाए कि ये इसको डिमेंशिया की बीमारी है या अल्ज़ाइमर्स है? और वो कौन कौन से टेस्ट हैं कि जिसके ज़रिए इसको कन्फर्म किया जा सकता है? अगर कोई एक या ज़्यादा ऐसे टेस्ट हैं तो वो आप बताएं। इसमें जो हाफ़ज़े की शिकायत के साथ मरीज़ आता है, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर जीपीज़ के पास ही जाते हैं ये मरीज़, उसमें जो हम लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री यानी कि ये शिकायत की डिटेल्स क्या हैं, और शिकायत की डिटेल्स में ये, चूँकि डिमेंशिया जो कि बीमारी वाली मेमोरी प्रॉब्लम है वो ओल्डर लोगों में ज़्यादा होती है, तो यंगर लोगों में जो है चांसेस इसके कम है। एक तो ये फैक्टर सामने रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये है कि शुरू किस तरह से हुई और सर्कमस्टांसेस क्या थे इसके, उसके साथ साथ कि ये आपकी डेली लाइफ में मरीज़ की वो कितना उसका सिग्निफिकेंस है। अगर कोई आके कहता है कि भाई मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मुझे बड़ी शिकायत है, लेकिन उसके साथ साथ कोई वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब कर रहा है और बहुत ही अपनी पूरी फैमिली चला रहा है और पूरी उसकी डेली डिटेल्स हैं और वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो फिर ये ज़ाहिर है कि ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी ऐसी नहीं है जो कि कोई सिग्निफिकेंस है इसका।
तो उस सूरत में उसको बिल्कुल अलग तरह से देखना पड़ेगा। अगर ये डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है तो फिर ज़ाहिर परेशानी है। उसके साथ साथ फिर आपको देखना पड़ता है कि फैमिली में कहीं और किसी और को तो नहीं है ये शिकायत। अगर वालिदैन को ये शिकायत रह चुकी है तो बच्चों में थोड़ा सा चांस होता है कि वो ज़्यादा हो जाए। उसके साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ये चीज़ हो सकती है। मसलन कुछ विटामिन हैं, उनकी कमी हो जाए, विटामिन B12 सर फहरिस्त है। थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स हो जाएं, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, इन सब चीज़ों से माइंड इफेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ लोग ले रहे होते हैं और दवाइयों में हमारी माशरे में काफ़ी आम है कि ट्रैंकुलाइजर्स लोग खुद यूज़ कर रहे होते हैं, वैलियम, लैक्सोटिनल, इस तरह की दवाइयाँ। तो वो उनसे भी हाफजे की ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग हिस्ट्री ली जाए। उसके साथ साथ अगर ये क्लियर हो जाए कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम सामने नहीं लग रही और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि डेली लाइफ से इंटरफेयर कर रही है, तो फिर इंसान इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अच्छा, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस जो डॉक्टर साहब ने बताई उसके अलावा होनी चाहिए? बिलखुसूस ये लोग सवाल करते हैं कि क्या CT स्कैन या MRI करना चाहिए हर मरीज़ का, क्योंकि ये इतनी आम प्रॉब्लम है। तो क्या हर फर्द जिसको हाफजे की कमज़ोरी की शिकायत हो उसको इस तरह का कोई टेस्ट करना चाहिए कि जो CT स्कैन या MRI हो, या और इस तरह के मज़ीद टेस्ट क्या हैं कि जिसके ज़रिए कंफर्म किया जा सकता है कि ये हाफजे की बीमारी क्यों हो रही है? अच्छा, जैसे डॉक्टर साद शफ़क़त ने फरमाया कि सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि इसको वाकई में डिमेंशिया है या नहीं है। बाकी चीज़ों को रूल आउट करना, जैसे मेडिसिन हो गई और डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें रूल आउट करके एक मरतबा अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि दिस इज़ डिमेंशिया, तो उसके बाद जो रिकमेंडेशंस हैं वो विटामिन B12 का टेस्ट होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड का TSH होना चाहिए, फ्री T3 होना चाहिए, कैल्शियम और समटाइम्स जो है यूरिन DR, होमोसिस्टीन लेवल्स हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, रीनल फंक्शंस के लिए टेस्ट, LFTs वगैरह, ये सारी बेस लाइन पे सब के लिए रिकमेंडेड है जिनको डिमेंशिया है, जिसको आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसके बाद फिर जो है न्यूरो इमेजिंग का जो है काफ़ी उसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है। जो कुछ सबसे ज़्यादा कामन जो डिमेंशिया की जो रीज़न है वो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है। उसके अंदर ब्रेन के अंदर कुछ ब्रेन श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसके लिए भी ब्रेन इमेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको जनरलाइज्ड श्रिंकेज भी मिल सकती है, कहीं पे फोकल श्रिंकेज भी मिल सकती है। उसके अलावा यंग पेशेंट्स ख़ास करके अगर बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज कोई डिमेंशिया के साथ प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे काजेज़ ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटेबल काजेज़ हैं, जिसके अंदर लेट सपोज किसी को सबड्यूरल हेमाटोमा, ब्रेन के अंदर एक शरीयान फट जाती है, अगर वो है, या कोई और ट्रीटेबल कैंसर्स हैं, अगर वो किसी के आप डायग्नोसिस करते हैं तो उसके बाद बहुत पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है कि वो चीज़ें, स्पेशली वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ब्रेन इमेजिंग भी आती है, जिसमें आप MRI करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ CT स्कैन भी करवा सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको ब्लड टेस्ट के लिए बताया। अच्छा, कुछ ख़ास बीमारियां हैं जिसके लिए आपको एडवांस टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसमें आप EEG भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लंबर पंक्चर जो रीढ़ की हड्डी के पानी का टेस्ट है वो भी समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी कुछ ख़ास पेशों में रिकमेंडेड पेशेंट्स में रिकमेंडेड किया जाता है। और उसके अलावा कुछ वायरल की सीरोलॉजी और क्रिप्टोकोकल फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी समटाइम्स वो भी टेस्ट करते हैं, अगर हम समझते हैं कोई डिमेंशिया उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि डिप्रेशन के और स्ट्रेस के जो लोग होते हैं उनमें भी ऐसी अलामात होती हैं कि जो डिमेंशिया से मिलती जुलती होती हैं, तो डॉक्टर्स के लिए या फैमिलीज़ के लिए वो किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है या डिमेंशिया है? और दोनों बीमारियों का ज़ाहिर इलाज भी अवेलेबल है, तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और उसके नतीजे में किस तरह इसकी ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सच्ची बात है कि काफ़ी केसेस में मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के कुछ तरीके ये हैं कि जिस शख्स को प्योर डिप्रेशन है, जो कि एक नफ्सियाती कंडीशन है, तो उसमें फिर मूड कम होता है, मूड लो हो जाता है, इंसान का मायूसी रहती है, कुछ केसेस में रोना भी आता है बग़ैर किसी ऑब्वियस रीज़न के। उसके साथ साथ जो चीज़ें पहले इंसान एंजॉय करता था वो अब एंजॉय नहीं करता। तो ये पूरी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती हैं, पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। इससे कुछ आइडिया हो जाता है कि अगर ओवरऑल मायूसी की पिक्चर है कि इंसान एक्चुअली डिप्रेशन में है। कभी कभार ये होता है कि जो डिमेंशिया के केसेस हैं वो बिल्कुल लगता है कि डिप्रेशन के केसेस हैं, और काफ़ी दफ़ा डिमेंशिया की मौजूदगी में भी डिप्रेशन होता है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं।
तो उन केसेस में इन दोनों चीज़ों को टीज आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। उस सूरत में हम लोग डिप्रेशन की दवा पहले इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से ट्रायल समझ कह सकते हैं। महीने भर का, 2 महीने का, 3 महीने का आपने डिप्रेशन की दवा देके ट्रायल देखा, उससे काफ़ी केसेस में जो कि प्योर डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये भी एक क्लैरिटी हो जाती है कि इनको डिमेंशिया नहीं। अच्छा, इसमें एक आध बात मैं ऐड करूँ अगर, अच्छा, इसमें जो बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि कॉग्निटिव डिक्लाइनमेंट जिसको कहते हैं, जो कि डिमेंशिया के मरीज़ों के अंदर हमें मिलता है, वो ज़्यादा उसमें डिमेंशिया वाले मरीज़ में, डिप्रेशन के अंदर आपको कॉग्निटिव डिक्लाइनमेंट आपको बहुत कम नज़र आती है, हो सकती है मगर कम होती है। दूसरा ये कि उसके अंदर सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, लाइक डिमेंशिया के अंदर डिप्रेशन वाले जो सिम्टम्स हैं वो इतना रैपिडली प्रोग्रेस नहीं करते, उसमें टाइम लगता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिप्रेशन की जो अलामतें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि रिकग्नाइज़ करनी होती हैं। अच्छा, दिमागी कमज़ोरी जब होती है तो लोगों के ज़हन में एक सवाल हमेशा ये होता है कि कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या कोई कैंसर तो नहीं है, तो वो और कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं दिमाग के, टीबी हमारे माशरे में बहुत है और दीगर इन्फेक्शंस हैं, तो वो कौन कौन सी और बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि ये डिमेंशिया है, और उसके लिए क्या अहम अलामतें हैं कि जिसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होना चाहिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिमेंशिया से रिजेंबल चीज़ करती है वो है, जो कि सबसे कॉमन भी है अल्जाइमर्स डिजीज़ के बाद, वो है वेस्कुलर डिमेंशिया, जो कि स्ट्रोक्स की वजह से, अगर ब्रेन में मल्टीपल स्ट्रोक्स हो जाएं तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया हो सकती है। और उसकी अलामतें समटाइम्स पेशेंट को किसी एक साइड की, जैसे फालिज का जैसे अटैक हो जाता है, वो सामने नज़र आ जाता है, और उसके बाद जब उसको आप MRI करते हैं तो उस पर वो कंफर्म भी हो जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि सबड्यूरल हेमाटोमा, अगर ब्रेन की शरीयान फट जाए, वो ऐसा ऐसा करके वो भी जो है डिमेंशिया को बढ़ाता है। उसके अलावा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेन का जो अंदर पानी होता है वो उसका एक प्रेशर होता है, प्रेशर तो उसका नॉर्मल होता है मगर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी ब्रेन थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है डिमेंशिया हो सकता है। उसके अलावा किसी भी किस्म का ट्यूमर, स्पेशली अगर उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमारी कॉग्निशन ब्रेन के अंदर जहाँ से कंट्रोल होती है, अगर वहाँ या मेमोरी जहाँ से कंट्रोल होती है, उस एरिया के अंदर अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लाइक HIV जैसे है, या न्यूरोसेफेलिस, एक ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनकी वजह से भी समटाइम्स डिमेंशिया हो सकता है। और बहुत सारी जैसे TB है और फंगल इन्फेक्शंस हैं ब्रेन के, इन कंडीशंस में भी डिमेंशिया हो सकता है। उसके अलावा कुछ और भी स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिसके अंदर न्यूरो डीजनरेशन होती है अल्जाइमर्स डिजीज़ की वजह से, जिसमें लेवी बॉडी डिमेंशिया जिसको कहते हैं, और उसके अलावा जो है एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से भी एक एंटिटी है, उसके अंदर भी ये सारी हैं जो कि कंबाइनली एक ग्रुप के अंदर आती हैं, जिसके अंदर हमें MRI करना स्पेशली बहुत ज़रूरी है ब्रेन का। और जैसे मैंने बताया कि कुछ लंबर पंक्चर टेस्ट के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। अच्छा, डिमेंशिया का एक ख़ास लिंक है एज के साथ, वो लिंक क्या है? दूसरी बात है कि किस उम्र में अगर लोग शिकायत करें हाफजे की कमज़ोरी की तो ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए डॉक्टर्स को भी और फैमिलीज़ को भी कि शायद ये डिमेंशिया है एज़ कम्पेयर टू यंग एज, या तो इसका एज के से क्या क्या ताल्लुक़ है, और उस एज के अंदर अगर किस तरह की अलामतें अगर मिलें तो फौरी तौर पे डॉक्टर को या फैमिली को मुतवज्जो होना चाहिए? डॉक्टर साहब, एज के साथ लिंक बहुत अहम है, और जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर कहते हैं डिफरेंट बीमारियों के, तो उसमें सबसे सरफहरिस्त रिस्क फैक्टर डिमेंशिया का वो बढ़ती हुई उम्र ही है। अगर 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को देखें तो उनमें शरह है डिमेंशिया की तकरीबन 3 से 5%। अगर 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग देखें तो उसमें शरह बढ़ के 10, 15, 20% हो जाती है, और 90 साल से ऊपर जाए 30% तक हो जाती है। एक सवाल हमेशा इस रिलेशनशिप की वजह से ये आता है कि कहीं डिमेंशिया जो है ये सिर्फ उम्र की ज़्यादती का नतीजा तो नहीं है कि अगर आप जो भी जिस किसी भी इंसान की तवील उम्र हो जाए तो उसको डिमेंशिया हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये तो हमें काफ़ी पता है बायोकेमिकल स्टडी से कि इसकी जो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, अल्जाइमर्स की कुछ खास प्रोटीन एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं जिसमें कि ये एक मखसूस बीमारी है, सिर्फ ये उम्र का हिस्सा नहीं है। तो बढ़ती उम्र के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हर किसी तवील उम्र शख्स को ये होती नहीं है। दूसरा ये कि आपका सवाल कि कब इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, तो आई थिंक कि जब इंसान होना तो हर उम्र पे कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर हादसे की कोई शिकायत कर रहा है तो जाहिर है वो एक उस शख्स के लिए बॉदरसम चीज़ है और डॉक्टर के मालिज के पास इसीलिए आया है कि उसका कुछ हल मिले। लेकिन उम्र के साथ साथ भी कुछ हद तक एक याददाश्त में डिक्लाइन आता है, जिसको अंग्रेज़ी इस्तिलाह में मिनिमल कॉग्निटिव डिफिशिएंसी डिसफंक्शन कह सकते हैं।
उस केसेस में वो डिमेंशिया नहीं है, शायद आगे जाके डिमेंशिया बन जाए। तो कुछ थोड़ा सा लीवे देना चाहिए कि भाई उम्र के साथ जाहिर है वो आपकी याददाश्त नहीं होगी 80 साल की उम्र में जो आपकी 25 साल में थी। उसी तरह से जैसे आप 80 साल की उम्र में ऐसी दौड़ नहीं लगा रहे होंगे जो आप 20 साल पे लगा रहे थे। तो वो चीज़, वो फैक्टर अलग रखते हुए अगर वो फैक्टर उससे ज़्यादा याददाश्त का मसला है तो फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, ये बीमारी औरतों में भी इतनी होती है जितनी मर्दों में होती है, और क्या औरतों में और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो इस बीमारी की वजह बन सकते हैं? जहाँ तक अल्जाइमर्स डिजीज़ का ताल्लुक़ है, उसका तो रिलेशन जो है वो औरतों के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो है मर्दों के। बाकी जो इसका रिलेशन और ख़ास औरतों की अंदर इसका थोड़ा सा डॉक्टर साहब की शर्फ नहीं, वो दोनों बराबर हैं, दोनों को कोई हार्मोन्स के साथ इसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है? थोड़ा सा एविडेंस है कि हार्मोन शायद प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जाहिर है जो क्योंकि ओल्डर एज की कंडीशन है तो उस वक्त तक जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है, ख़वातीन मेनोपॉज हो चुका होता है। अच्छा, नौजवानों में भी अब ये देखा जाने लगा है कि ये डिमेंशिया के केसेस मिलने लगे हैं, तो ये कितनी अर्ली एज में इसकी बीमारी हो सकती है? और दूसरा एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जिनके फादर या पेरेंट्स, अम्मी अब्बू में से किसी को डिमेंशिया होता है, कि वो पूछते हैं कि इसके क्या इम्कानात हैं कि ये बीमारी हमें भी डेवलप हो जाए, तो इसके लिए आप क्या मरीज़ों को बताते हैं अपने? ये जो फैमिली हिस्ट्री वाला ये सवाल ज़रा पेचीदा सवाल है और लोगों को ज़ाहिर है हर किसी को कंसर्न होती है। तो इसका जो कि एक वन लाइन जवाब ये है कि अगर आपकी फैमिली में आपके एंसेस्टर्स को, वालिदैन को, ग्रैंड पेरेंट्स को डिमेंशिया था तो थोड़ा सा चांस आपका बढ़ जाता है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में 5% से कम फैमिलीज़ में ये चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि एक ख़ास मखसूस जीन की एब्नॉर्मेलिटी से, म्यूटेशन से फैमिलीज़ में रन करती है ये बीमारी। उन केसेस में उसको टेक्निकली ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं, तो वो 50% चांसेस हो जाते हैं आपके डिमेंशिया होने के। लेकिन ये जो फेमिलियल फॉर्म है अल्जाइमर्स का, ये डिमेंशिया का, ये बहुत ही चांसेस इसके कम होते हैं, 5% और लेस। दूसरा सवाल आप पूछ रहे थे, मर्दों, नौजवानों में कितनी होती है बीमारी? नौजवानों में भी हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखी जाती है। 50 ईयर्स, अगर नौजवानों में, यंग लोगों में जैसे कि 50 साल से कम उम्र के किसी शख्स में होगी, तो फिर हम बहुत कोशिश करते हैं कि इसकी कोई ऑल्टरनेट वजह सामने आ जाए, अल्जाइमर्स के बजाय कोई और, क्योंकि यूजुअली होता यही है। अल्जाइमर्स के चांसेस इस उम्र में बहुत कम है, फिर भी टेक्निकली थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन कुछ और रीजन, जैसे डॉक्टर नदीम कह रहे थे कि HIV हो सकती है, TB का, जिस किसी भी चीज़ से दिमाग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसमें फालिज भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ अल्कोहल भी हो सकती है, ड्रग्स हो सकती हैं, पार्किंसन डिजीज भी, उसमें पार्किंसन में भी डिमेंशिया आ सकती है। अच्छा, हमारे माशरे में सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत आम है, शुगर की बीमारी भी काफ़ी आम है, तो क्या इनके नतीजे में भी डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है, या इनका भी कोई लिंक है डिमेंशिया की बीमारी के? जी हाँ, इसका वेस्कुलर डिमेंशिया के साथ डायरेक्ट रिस्क है। जैसा कि आपको पता है कि ये वाली 3 रिस्क फैक्टर्स जो हैं हमारे ब्लड वेसल्स को जो है वो एबनॉर्मल करते हैं, और उनकी वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रोक्स हो जाते हैं, और जब ब्रेन के अंदर मल्टीपल स्ट्रोक्स हो जाएंगे तो उसमें आपको मल्टीपल स्ट्रोक्स की वजह से आपको डिमेंशिया हो सकता है। इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ है कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा फ़र्द है तो उसको डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या कम पढ़े लिखे होने से? तो लिटरेसी से, एजुकेशन से इसका कोई लिंक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जवाब इसका है कि जी बिल्कुल लिंक है, और ये लिंक मुख्तलिफ स्टडीज़ में बार बार साबित हुआ है। इसको इस तरह से साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरह से देखते हैं कि हर ब्रेन का एक कॉग्निटिव रिजर्व होता है, यानी कि ब्रेन की जो सलाहियत है ना वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को ज़्यादा ट्रेन किया है, तो ज़्यादा आपने तालीम ली है, या ज़्यादा कोई मेंटल एक्टिविटीज़ की हैं, लोग पजल्स वगैरह करते हैं इस तरह से, या बहुत ज़्यादा आपने एजुकेशन में टाइम लगाया है, तो इस तरह से आपकी ब्रेन की प्रैक्टिस हुई है, ब्रेन की मश्क हुई है, इसमें आपकी ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा बन जाती है और कॉग्निटिव रिजर्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन लोगों को जो है वो डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर तालीम कम है तो उसमें डिमेंशिया के चांस ज़्यादा है अगली उम्र में, और तालीम ज़्यादा है तो उसमें चांस कम है। अगर कोई फ़र्द ये चाहे कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, डिमेंशिया की बीमारी ना हो, या मैं हाफजे की कमज़ोरी से बच सकूँ, तो उस फ़र्द को क्या करना चाहिए? एक बात तो यहाँ पे आई कि उसको ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, या ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जो सबसे कॉमन जो डिज़ीज़ है डिमेंशिया की, जो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है, उसको तो सिग्निफिकेंट कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। वो काजेज़ डिमेंशिया के जो कि सेकेंडरी काजेज़ हैं, अगर उनको प्रिवेंट किया जाए तो फिर आप डिमेंशिया से बच सकते हैं। या फिर जैसे कोई पेशेंट ऐसा डिप्रेशन वाला मरीज़ है, अगर आप उसको अर्ली रिकग्नाइज़ करके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, डिप्रेशन से उसको बचाते हैं, तो वहाँ पे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत सारी हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, अगर उसको प्रिवेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो किस्में डिमेंशिया की जो कि न्यूरो डिजनरेशन से रिलेटेड हैं, उसमें आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कोई टेस्ट मौजूद है, स्क्रीनिंग टेस्ट के जिसके ज़रिए डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्ट करके मरीज़ को बता सकते हैं कि उसकी मेमोरी की प्रोग्रेशन क्या है, आज क्या है, 6 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करके? तो ऐसा कोई टेस्ट है कि जिसके ज़रिए इसको मॉनिटर किया जा सकता है कि अब मेमोरी की क्या सूरत हाल है? डॉक्टर साहब, इसमें कुछ टेस्ट डेवलप किए हैं लोगों ने, लेकिन वो रूटीन इस्तेमाल में नहीं है। जी। ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं अल्जाइमर्स में, जिनको अब मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैन से बहुत जल्दी देखा जा सकता है, जैसे पेट स्कैनिंग है। तो कुछ ये चीज़ें अगर और ज़्यादा तरक्की कर पाएँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ फिर आम हो सकती है कि बहुत ही जल्दी आइडिया हो सकेगा कि किसको रिस्क है अल्जाइमर्स होने का। और ये चीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अर्ली आप पकड़ सकेंगे, लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो उनमें ट्रीटमेंट भी अर्ली शुरू हो सकता है, जिसमें फिर चांसेस हैं कि वो चीज़ आगे जाके कम हो जाए। वरना इसके अलावा रूटीन यूज़ में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है फ़िलहाल। अर्ली डायग्नोसिस की क्या अहमियत है डॉक्टर नदीम? अगर अल्जाइमर्स का मरीज़ या डिमेंशिया का मरीज़ अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो उससे उसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट उसका आ सकता है? क्या वाकई उसकी बीमारी को आप रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? और मरीज़ को कितना फ़िक्रमंद होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी, कि इसको अर्ली डायग्नोस किया जाए? देखिए, इसके लिए कोई क्यूरेटिव दवाइयाँ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अर्ली पिक कर लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे आप डिज़ीज़ प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। लाइक अगर वो पेशेंट जिनको आप ट्रीट ना करें और उसको आप लंबे अरसे तक छोड़ दें, उसको आप रिकग्नाइज़ ना करें डिज़ीज़ को, तो वो जल्दी एडवांस स्टेज में चली जाती है, लाइक विद इन फ्यू ईयर्स टाइम। अगर आप अर्ली पिक कर लेते हैं और अगर आप कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आप डिजीज़ प्रोसेस जो नॉर्मली 1-2 साल के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर जाए, आप इसको 7-8 इवन रिपोर्ट्स हैं कि 9 साल तक, 10 साल तक भी उसको आप खींच सकते हैं। और उसके बाद जाके पेशेंट की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, उसके बाद नर्सिंग इशूज़ क्रिएट हो जाएँ जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अर्ली जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप डिजीज़ प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आपका और डॉक्टर साद शफ़क़त आपका। आज हमने डिमेंशिया के हवाले से और हाफ़ज़े की कमज़ोरी के हवाले से बड़े अहम नुकात पे गुफ्तगू की। अगरचे ये आम शिकायत है, लेकिन कई अलामतें यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ने ऐसी बताई कि जिसके ज़रिए मरीज़ और उनकी फ़ैमिली भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि किसी फ़र्द को इस तरह की कोई बीमारी डेवलप हो रही है, नहीं हो रही। और बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे बताए गए। डॉक्टर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए वो टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि अगर ये डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यही हमारे इस प्रोग्राम का मैसेज भी है कि इस हाफ़ज़े की कमज़ोरी को या इससे मिलती जुलती अलामतों को उम्र का या बुढ़ापे का हिस्सा न समझा जाए, इसको समझा जाए कि ये एक बीमारी भी हो सकती है, इसकी अलामतों से इसको आइडेंटिफाई किया जाए और डॉक्टर से रब्ता किया जाए और डॉक्टर्स भी इसको टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करें। तो इसके ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में इस बीमारी के मरीज़ ऐसे हैं कि जिसका इलाज हो सकता है और जिनके अंदर इस बीमारी को आगे बढ़ने से बचाया जा सकता है और इवन जिनके अंदर इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।